हेलो बच्चों, मैं आशीष पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि यह एग्ज़ाम का ही टाइम है। क्योंकि बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और जिससे आप अपने एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़ेंगे और आप अपने प्रयास में सफल होंगे। अपनी जगह पर आप पहुंचेंगे जहां आपको जाना है, क्योंकि हर इंसान का एक एक इच्छा होती है कि वह सरकारी नौकरी पाए। तो अब आपके पास सरकारी नौकरी बनने का एक बार फिर से पुनः मौका मिला है। आइए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यह हमारे चैनल का लोगो है, पीसीएस मार्गदर्शक। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का टॉपिक है डेनिस और फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। इसके पहले के सारे क्रम हमने आपको बता दिया है, पुर्तगीज़ों का, डच का, अंग्रेज़ों का। तो इन सभी के बारे में हमने आपसे चर्चा कर दी। तो आज के टॉपिक में सिर्फ डेनिस और फ्रांसीसी बचे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप जाकर के पीछे के वीडियोज़ को देखें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और पीछे के वीडियो को देखने से आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाएंगे खुद को, इसलिए आप पीछे के वीडियो को अवश्य देखें ताकि आप में एक क्रमबद्धता बनी रहे। आइए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, सीधे टॉपिक पर पहुंचते हैं। जैसा कि हम हर दिन एक कोटेशन पढ़ते हैं, तो आज भी एक कोटेशन हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिससे कि आप ऊर्जान्वित रहें, आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो। आइए पढ़ते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखें या तुम अपना भाग्य खुद लिखो। जैसा कि बच्चों आपने देखा कि आप भाग्य के भरोसे ना बैठें, आप अपना भाग्य खुद लिखें, अपने भाग्य के निर्माता आप खुद बने। दूसरा का हक नहीं होना चाहिए कि वो आपके भाग्य में आके कुछ भी लिख दे, कुछ भी ऊपर नीचे कर दे। तो इसलिए अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बने और स्वयं अपने काम को करें और एक सफल इंसान बने। और सफलता इंसान को कई तरीके से मिल सकती है। यह तो एग्ज़ाम निकालना सिर्फ एक आर्थिक आधार है कि आपको आर्थिक आधार पर सशक्त हो जाएंगे, तो आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है। इसलिए आप लगातार प्रयासरत रहें, प्रयत्नशील रहें, आप सक्सेस होंगे, आप सफल होंगे और आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे। आइए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, सीधे पॉइंट पर पहुंचते हैं। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है कि आज का टॉपिक है डेनिसों का आगमन। तो इसके पहले के सारे क्रम हमको बता दिए हैं कि पहले पुर्तगीज़, फिर डच, फिर अंग्रेज, अब फिर डेनिस आएंगे, फिर फ्रांसीसी आएंगे। तो सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आएंगे, सेकंड लास्ट आएंगे डेनिस। तो आइए डेनिस के बारे में पढ़ते हैं। तो अंग्रेज़ों के बाद अर्थात डेनिस लोग 1616 में भारत आए थे। कब आए थे? 1616 के अंग्रेज़ों के बाद आते हैं डेनिस जस्ट। तो डेनिसों ने 1620 में ट्रैंकोबार में तथा 1676 में सेरामपुर अर्थात बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो डेनिसों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ कहाँ स्थापित की थी? 1620 में ट्रैंकोबार में, 1676 में सेरामपुर कहाँ पर है दोस्तों? बंगाल में है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। आइए हम आगे देखते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे अपने दिख रहा है कि 1845 में उन्होंने सभी फैक्ट्रियाँ ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और वह भारत से चले गए। तो 1845 में डेनिसों ने अपनी सारी कंपनियां ब्रिटिशों को बेच दी, क्योंकि उनका सारा झुकाव जो था वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की तरफ था। तो क्योंकि उनको मसालों से ज़्यादा संबंध था, तो मसाले के लिए वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर उनका निगाह बनी रही। तो इसलिए उन्होंने अपनी सारी कंपनियों को ब्रिटिशों को बेचा और बेच के भारत से चले गए। तो इनका बहुत छोटा सा कालक्रम रहा है, तो इसलिए इनके बारे में जो भी पूछा जाए, कहीं 4-5 लाइन आपसे पूछी जाएगी। तो हमने इन 4-5 लाइनों का जिक्र आपसे कर दिया है। तो हम आगे आइए, अब आप फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में आपसे बताते हैं। फ्रांसीसियों का आगमन का क्या क्रम रहा, कैसे रहा है। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। तो फ्रांसीसी ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के समय उसके प्रसिद्ध मंत्री कोलबार्ट के सहयोग से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। देखिए, जो फ्रांसीसी कंपनी है, इसका स्थापना सम्राट लुई 14वें के समय में, जो लुई 14वें के जो मंत्री थे कोलबार्ट, तो उनके सहयोग से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कैंपेन फ्रैंकोस देस इंडेस ओरिएंटलेस कहते हैं। कैंपेन फ्रैंकेस देस इंडेस ओरिएंटलेस के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
कि किसके शासनकाल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई, तो लुई 14वें के शासनकाल में। तो और किसके सहयोग से, तो लुई 14वें के मंत्री कोलबार्ट की सहायता से हुआ था। आइए हम आगे देखते हैं। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण फ्रांस सरकार द्वारा किया गया था तथा इसका सारा खर्च सरकार ही वहन करती थी। तो आपको ही पता है कि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी और सरकारी कंपनी होने के कारण इसका सारा खर्चा पानी जो भी आता था, जो भी वेतन पेंशन या जो भी नियम कानून, युद्ध संधियाँ समझौते जो भी कुछ करना होता था वहाँ की संसद से, अर्थात वहाँ के जो भी व्यवस्था थी वहाँ पर उनसे पूछ करके करना पड़ता था सरकार से। तो 1600 आगे आगे घटना करते थे। 1668 में फ्रैंकोइस कैरो ने सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की। तो प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी, सूरत में हुई थी। किसने किया था, फ्रैंकोइस कैरो ने सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की। कब की, 1668 में किया। आइए आगे घटनाक्रम हम देखते हैं। आगे घटनाक्रम में है कि गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त करने पश्चात 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। तो फ्रांसीसियों ने जो दूसरी व्यापारिक कोठी अपनी स्थापित की थी, कहाँ पे स्थापित की थी, मसूलीपट्टनम। कब, 1669 में। किसके द्वारा, गोलकुंडा के रियासत के सुल्तान थे, उनके सुल्तान से अधिकार पत्र लिया एक तरीके से। उस अधिकार पत्र जो उनको मिला, उस अधिकार पत्र के माध्यम से 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना किया था फ्रांसीसियों ने। आइए आगे घटनाक्रम देखते हैं। आगे घटनाक्रम में कि 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रैंक मार्टिन ने वेलिकोंडापुरम में सूबेदार शेर खान लोदी से कुछ गांव प्राप्त किए। तो 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रैंक मार्टिन ने वेलकोंडपुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से कुछ गांव प्राप्त किए, जिसे मिलाकर कालांतर में पांडिचेरी नाम दिया गया। और फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी में पोर्ट लुई किले का निर्माण किया गया। तो जो पोर्ट लुई किला है, इसका निर्माण कहाँ किया गया था, पांडिचेरी में। तो पांडिचेरी में किस किले का निर्माण किया गया था, पोर्ट लुई किले का निर्माण किया गया था। 1673 में बंगाल के नवाब शाइस्त खान ने फ्रांसीसियों को किराए पर एक जगह दिया, जहां पर चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई। यहाँ का किला फोर्ट ओरलियंस कहलाया। तो जैसे अभी हमने एक किले की चर्चा की थी आपसे पीछे, जैसे पीछे घटनाक्रम में आप देखें, पीछे हमने बताया था कि फोर्ट लुई किला कहाँ पर था, पांडिचेरी में। इसी प्रकार एक फोर्ट ओरलियंस का किला बनाया गया था या चंद्रनगर बनाया गया था। कब, 1673 में बंगाल के नवाब शाइस्त खां से जगह किराए पर लिया गया। जगह किराए पर लेकर चंद्रनगर में एक कोठी बनाई गई जिसका नाम फोर्ट ओरलियंस था। तो आप ये सब फैक्ट्स अपनी कॉपी में नोट करें ताकि आपको एग्ज़ाम में जाएं तो आप एक एग्ज़ाम के पहले के रिकॉल कर सकें, क्योंकि एक शॉर्ट नोट्स जैसा है। क्योंकि टू द पॉइंट हमने फैक्ट ही लेके आए हैं आपके लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट ही फैक्ट होती है। कोई बहुत ज़्यादा विशेष कॉन्सेप्ट तो आपसे पूछते नहीं हो, तो इसलिए हम जितने भी फैक्चुअल चीज़ें होंगी वो हम अधिक से अधिक फैक्चुअल चीज़ों को आपके पास लाने की कोशिश करेंगे। फ्रांसीसियों द्वारा सेंट फ्रांसीसी 1721 में मॉरिशस में, 1725 में मालाबार में। देखिए, फ्रांसीसियों द्वारा 1721 में मॉरिशस में, 1725 में मालाबार में, 1793 में कराईकल पर अधिकार कर लिया गया। तो फ्रांसीसियों ने मॉरिशस, मालाबार और कराईकल पर अधिकार कब कर लिया, तो एक बार आपको मॉरिशस, मालाबार, कराईकल एक तरफ लिख करके, एक तरफ उनका ईयर लिख करके आपको मिलान देने को कह सकते हैं। तो इसलिए आप याद करिए 1721 में मॉरिशस में, 1725 में मालाबार में, 1793 में कराईकल पर फ्रांसीसियों ने अधिकार कर लिया अपना। आइए अगला घटनाक्रम देखते हैं हम क्या है। तो 1742 के पश्चात व्यापारिक लाभ कमाने के लिए फ्रांसिस्को की महत्वाकांक्षा थी। क्या 1742 में व्यापारिक लाभ कमाने के लिए, यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा पीपीटी में गलती हो जाती है कई बार, क्योंकि हम जांच तो करते हैं पर ये आप भी जानते हैं कि पीपीटी एक इंसान द्वारा बनाया था, तो कई बार इंसानों से भी मिसप्रिंट हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं 1742 के पश्चात व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा जागृत होती है साम्राज्य विस्तार करने की। तो मतलब वो सोचते हैं कि अब राजनीतिक इच्छा जागृत होती है कि चलिए भारत पर थोड़ा एक साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो इसलिए फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का भारतीय राज्य में हस्तक्षेप बढ़ा और प्रांतीय शक्ति का विस्तार उन्होंने करने की कोशिश की। परिणामस्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध में। तो आगे घटनाक्रम में हम 3 कर्नाटक युद्ध के बारे में आपको बताएंगे क्या परिस्थितियाँ रहीं, किन परिस्थितियों में तीनों कर्नाटक वॉर हुए। इनके बारे में एक बहुत ही रोमांचक घटना है। हम इसके बारे में आपको चर्चा आगे की पीपीटीज में या आगे के वीडियोस में करेंगे। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो फ्रांसीसियों और
अंग्रेजों की जो कर्नाटक वार हुआ था, यह एक दूसरे की महत्वाकांक्षा थी साम्राज्य विस्तार को लेकर। तो साम्राज्य विस्तार को 1742 में किया घटना है। ये आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे एक मैंने शॉर्ट सा फैक्ट आपके लिए रखा है ताकि आप चीज़ों को देख सकते हैं आसानी से और आप याद कर सकते हैं। इसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा था। तो इस तरह क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में वन लाइनर टाइप का, तो मैंने वन लाइनर भी कुछ इसमें रख दिए हैं जिससे आपको फैक्ट्स खोजने में आसानी रहे। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। भारत आने वाले द्वितीय पुर्तगाली कैम्ब्रेल थे। प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की वो कैप्टन हॉकिंस थे। मुंबई के संस्थापक कौन थे? गेराल्ड ऑंगियर मुंबई के संस्थापक थे। तो एक बार फिर से याद करिए बच्चों, वास्को डी गामा भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे। कैम्ब्रेल जो थे ये भारत आने द्वितीय पुर्तगाली थे। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से डायरेक्ट भेंट की। और गेराल्ड ऑंगियर मुंबई के संस्थापक थे। यहाँ देखिए आपके लिए यहाँ पे भी कुछ फैक्ट्स रखे गए हैं। जॉब चरनाक कलकत्ता के संस्थापक थे। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का कलकत्ता में निर्माण कराया था। फ्रांसिस मार्टिन पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे। कौन? फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक थे। तो कलकत्ता के संस्थापक जॉब चरनाक थे। फोर्ट विलियम के निर्माता कौन थे? चार्ल्स आयर थे। पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन थे। मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे थे। और सम्राट फरुखसियर विशेष, अब यहाँ देखिए जॉन सुरमन एक व्यक्ति थे जिन्होंने सम्राट फरुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला एक शिष्टमंडल। अच्छा, सम्राट फरुखसियर के समक्ष एक विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए एक शिष्टमंडल, एक ग्रुप आता है। तो जिस ग्रुप की जो हेड होते हैं यानी मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, वो जॉन सुरमन होते हैं। तो इन्होंने फ्रैंकिस कैरो भारत में, अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया, तो ये मुखिया थे। और फ्रैंकिस कैरो जो थे ये भारत के प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की थी फ्रैंकिस कैरो द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापना। तो भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में किसके द्वारा की गई थी? फ्रैंकिस कैरो द्वारा की गई थी। और जॉन सुरमन कौन थे? जॉन सुरमन सम्राट फरुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने जो आए हुए शिष्टमंडल थे उसके हेड थे। आई, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जो भी कुछ हम पढ़ाएंगे उसका एक शॉर्ट में आपको एक पीपीटी मिलेगी जिसमें आप आसानी सारी चीज़ एक बार में याद कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हैं, तो जैसे कि पुर्तगाली जो थे इनकी कंपनी का नाम था इस्तादो द इंडिया, इनकी कंपनी का नाम था। और जो पुर्तगाली कंपनी थी पूर्णतः एक सरकारी कंपनी जैसा आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। तो इनकी फैक्ट्री कहाँ कहाँ थी? तो इनकी जो पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री थी ये कोचिन में पहली फैक्ट्री थी। इस प्रकार और घटनाक्रम को देखते हैं। इनके महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे? जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पश्चिमी तट पर कालीकट था, कोचिन था, दमन था, दीव, बसीन, सालसेट, सूरत। और पूर्वी तट पर था मसूलीपट्टनम, पुलिकट, चटगांव, नागपट्टिनम और आगरा। इतनी जगहों पर पुर्तगालियों के व्यापारिक केंद्र थे। कौन कौन जगहों पर थे? पश्चिमी तट पे कालीकट था, कोचिन था, गोवा था, दमन दीव था, बसीन था, सालसेट था, सूरत था। इसी प्रकार पूर्वी तट पर आ जाते हैं तो मसूलीपट्टनम, पुलिकट, चटगांव, नेकपट्टिनम और आगरा। तो कई बार आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि पुर्तगालियों की फैक्ट्री कहाँ करते थे, तो 4 नाम दे दे तो उसमें से पूछते हैं कि इसमें से कहाँ पर उनकी फैक्ट्री नहीं थी। तो आपको सारी फैक्ट्री के नाम पता होगा तभी आप उसमें से फैक्ट्री के बारे में बता पाएंगे कहाँ उनकी फैक्ट्री थी। अब इसी प्रकार इनका आयात और निर्यात होता था। तो अब आयात नहीं रहता, तो एक्सपोर्ट जो था, जो निर्यात करते थे, अर्थात जो हम यहाँ से भेजते थे, तो मसाला बेचते थे उनको, सूती बेचते थे, सूती वस्त्र जाता था, हाथी दांत जाता था, मतलब मसाला जैसा सूती वस्त्र जाता था, हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं जाती थी, सोरा जाता था, चीनी जाता था, अफीम जाता था और नील जाता था। तो बच्चों मसाला, सूती वस्त्र, हाथी दांत की वस्तु, सोरा, चीनी और अफीम और नील, इन सभी का एक्सपोर्ट हम करते थे। और इम्पोर्ट किसा करते? खरीदते क्या कहते हैं हम पुर्तगालियों से? सोना, चांदी, पारा, शराब, कांच की वस्तु, ये सारी चीज़ें हम खरीदते थे। क्या? सोना, चांदी, पारा, शराब, कांच की वस्तु हम खरीदते थे उनसे। इसी प्रकार कुछ विशिष्ट पक्ष जैसे कि वो क्या क्या हमारे देश में लेकर के आए, हमारे देश के लिए उन्होंने क्या दिया। जैसे कुछ नई फसल लेकर आए जैसे कि आलू, टमाटर, मक्का, वनीला, अनानास, तंबाकू। तो कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आलू किसकी या एक किसकी देशज प्रजाति है, भारत की या कहाँ की है। तो आपको इस तरह आलू, टमाटर, मक्का, वनीला, अनानास, तंबाकू का नाम याद रखें। प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लेकर, मतलब प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आइए। यांत्रिक घड़ी लेकर, और
इस स्ट्रैलैब लेकर के जिससे अक्षांश और देशांतर क्या मतलब अक्षांश और देशांतर के लिए जो एक मापक होता है जिसमें हम अक्षांश और देशांतर माप लेते हैं, तो एस्ट्रोलैब लेकर के आए। ये सारी चीज़ें ये पुर्तगालियों की रही घटनाक्रम। इसी प्रकार आइए हम डचों की देखते हैं। डचों का घटनाक्रम क्या था। डचों की कंपनी का नाम था वारेंग दे ओस्ट इंडेस। तो वारेंग दे ओस्ट इंडेस इनकी कंपनी का नाम था, जो 1605 में स्थापित हुई थी। आइए आगे घटनाक्रम देखते हैं। इनकी प्रथम व्यापारिक कोठी जो स्थापित होती मसूलीपट्टनम में स्थापित होती है। इनके जो कोठियाँ थी कहाँ कहाँ थी, अच्छा इनकी जो व्यापारिक कोठियाँ थी किनकी, इनकी डचों की जो व्यापारिक कोठियाँ थी कहाँ कहाँ कर थी, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पुलिकट में थी, नेगीपट्टनम में थी, बालासोर में थी, चिंसुरा में था, आगरा में था, कोचिन में था, कासिम बाजार में था। तो डचों की पुलिकट में, नेगीपट्टनम में, बालासोर में, चिंसुरा में, आगरा में, कोचिन में, कासिम बाजार में, इन सभी जगहों पर उनकी फैक्ट्रियाँ थीं। इसी प्रकार कुछ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ करते थे हमारे। तो जो हम एक्सपोर्ट करते थे वह एक्सपोर्ट में हम क्या क्या करते थे, वस्त्र, मसाले, नील, सोरा, अफीम, मोती, हाथी दांत की वस्तुएं। वस्त्र, मसाले, नील, सोरा, अफीम, मोती, हाथी दांत की वस्तुएं, इन सभी चीज़ों का हम एक्सपोर्ट करते थे। एकदम देखिए दोस्तों, हम एकदम टू द पॉइंट आपके लिए फैक्ट लेकर के आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधे डायरेक्टली आपसे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे देखने को। चाहे वो आप पेट का एग्ज़ाम दें, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम दें, चाहे आरओ का एग्ज़ाम दें, चाहे यूपीएसआई, चाहे सिपाही दें, कोई भी एग्ज़ाम दें, तो जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं या फिर स्टेट पीसीएस तक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी जगहों पर इस तरह के फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश क्या करिए, आप पेन कॉपी लेकर के बैठें और सारे फैक्ट्स को लगातार कॉन्टिन्यूअस नोट करते रहा करें, ताकि आपके पास एग्ज़ाम के पहले एक समग्र नोट्स आपके पास रेडी जिसको आप रिकॉल करके जा सकें। इसी हिसाब से हम कुछ इंपोर्ट भी करते थे। तो जैसे सोना, चांदी, पारा, ऊन का इंपोर्ट करते थे। सोना, चांदी, पारा और ऊन का इंपोर्ट करते थे डचों से। इसी प्रकार कुछ स्थानीय व्यापारियों से बेहतर संबंध हमारे बनते हैं। और डेनिस अर्थात वाटविया मुख्य केंद्र बनाया था। तो इंडोनेशिया में वाटविया नामक एक मुख्य केंद्र बनाते हैं, कौन, डच लोग बनाते हैं। तो ये जैसे कि यह घटनाक्रम हम पहले ही आपको सारी चीज़ें बता चुके हैं, तो हम एक शॉर्ट आपको दे रहे हैं शॉर्ट्स में, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना आए। अंग्रेजों ने 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिससे हॉकिंस नामक एक अंग्रेज भारत आते हैं, तो इनकी पहली जो व्यापारिक कोठी खुलती है मसूलीपट्टनम में खुलती, कब, 1611 में खुलती है। आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह थे, उनसे एक आज्ञा लेकर के मसूलीपट्टनम 1611 में उन्होंने एक अपनी मसूलीपट्टनम में अपनी अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री खोली। इसी प्रकार 1613 में सूरत में, अहमदाबाद, कैम्बे, बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में खुलती है। कलकत्ता के अलीनगर में और मद्रास, इन सभी जगहों पे अंग्रेजों की व्यापारिक कोठियाँ थी। कहाँ कर थी, सूरत में 1613 में खुली, अहमदाबाद, कैम्बे, हुगली जो बंगाल की पहली फैक्ट्री थी हुगली, कलकत्ता, अलीनगर, मद्रास, इन सभी जगहों पर अंग्रेजों की फैक्ट्रियाँ थी। अंग्रेजों द्वारा जो आयात और निर्यात किया जाता था वह था वस्त्र, मसाले, नील, सोरा, मोती, हाथी दांत, अफीम, ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे। इंपोर्ट में सोना, चांदी, पारा, सुगंधित तेल, सोना, चांदी, पारा, सुगंधित तेल हम ये इंपोर्ट करते थे। किससे, अंग्रेजों से। आइए हम आगे देखते हैं। प्रारंभ में तो इनसे मुख्यतः व्यापारी थे ये, 1757 के बाद के पहले तक ये व्यापारी के रूप में रहते हैं और 1757 के बाद एक राजनीतिक रूप धारण करते हैं और यह चाहते हैं कि भारत के राज्य में हस्तक्षेप करें और इस प्रकार यह भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। और इसी प्रकार आइए हम आगे घटनाक्रम देखते हैं। तो डेन के बारे में देखते हैं, डेन क्या है। तो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी डेनिसियों द्वारा। इनकी सबसे पहली जो डेनिसों द्वारा जो पहली व्यापारिक कोठी खुली थी वो कहाँ खुली थी, त्रैनकोबार में पहली व्यापारिक कोठी खुलती है इनकी 1620 में, तमिलनाडु के, यहाँ पे इनकी पहली व्यापारिक कोठी खुलती है। फिर इनकी जो व्यापारिक कोठियाँ कहाँ कहाँ थी, मसूलीपट्टनम में, कासिम बाजार में, श्रीरामपुर जो बंगाल का श्रीरामपुर है वहाँ पर इनकी व्यापारिक कोठियाँ होती, कहाँ कहाँ होती हैं, डेनिसों की व्यापारिक कोठियाँ मसूलीपट्टनम में, कासिम बाजार, श्रीरामपुर, इन सभी जगहों पर थी इनकी। और जो इनका डेनिसों का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था वो अंग्रेजों जैसा ही एकदम था। तो जो हम अंग्रेजों को लेते और देते थे तो उसी हिसाब से डेनिसों का भी था। तो आप ऊपर के घटनाक्रम को देख सकते हैं। और इनके द्वारा हमें क्या सीखने को मिला, ये हमारे लिए मतलब क्या महत्वपूर्ण पक्ष रहा इनका, तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो भारत में पाश्चात्य शिक्षा का बढ़ावा देने का काम डेनिसों द्वारा किया गया और श्रीरामपुर, बंगाल के श्रीरामपुर में ईसाई मिशनरी शिक्षा प्रारंभ की गई। बंगाल के
श्रीरामपुर में ईसाई मिशनरी शिक्षा का प्रारंभ किस द्वारा किया गया था? डेनिशों द्वारा किया गया था। कहाँ पर? बंगाल के श्रीरामपुर में। तो सीधे डायरेक्ट ये फैक्ट पूछा सकता है। आइए एक लास्ट घटनाक्रम हम देखते हैं फ्रांसीसियों का। तो फ्रांसीसी जो कंपनी थी, कंपनी द इंडे ओरिएंटलेस, इनकी कंपनी था या सरकारी कंपनी थी पूर्णतः। लुई 14वें के मंत्री कोलबार्ट के द्वारा गठित की गई थी इसको, जैसा कि अभी जस्ट हमने कुछ ही देर पहले आपको बताया है। इनकी जो पहली व्यापारी कोठी 16 से 11 में सूरत में थी, और इनकी जो व्यापारी कोठियाँ कहाँ गई थी? मसूलीपट्टनम में थी, पांडिचेरी में थी, चंद्रनगर में थी। मसूलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर में इनकी व्यापारी कोठियाँ थी। आइए आगे घटनाक्रम देखते हैं। तो इनका भी जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट था ये सेम अंग्रेजों जैसा ही एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट था। इनका विशेष पक्ष क्या रहा है? तो इनका विशेष पक्ष यह रहा है कि भारत में साम्राज्य स्थापना का प्रथम प्रयास फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा किया जाता है, लेकिन यह असफल रहा, क्योंकि डुप्ले किसी समय एक कर्नाटक वार होता है। कर्नाटक वार के दौरान ही इनको फ्रांस बुला लिया जाता है, और उसके बाद इनके जाने के बाद जो वायसराय आते हैं वह इतने सशक्त नहीं होते हैं कि वो अंग्रेजों के सामने टिक सकें, और जिस कारण से ये असफल होते हैं और इनका स्थान अंग्रेज लेते हैं। जो अंग्रेजों ने उसके बाद फिर 200 सालों का अपना साम्राज्य स्थापित किया यहाँ पर। 1757 से लेकर के 1947 तक देश में वो रहे। ये था अंग्रेजों के आगमन का घटनाक्रम। देखिए हमने एक आपके लिए यहाँ पे पीपीटी और ऐड कराई है, जिसमें हमने यहाँ पे वो सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं कि मैप में कि कौन सी फैक्ट्री कहाँ पर लगी थी, अंग्रेज़ों की कहाँ लगी थी, डेनिसों की कहाँ लगी थी, पुर्तगालियों की कहाँ लगी, फ्रांसीसियों की कहाँ लगी, डचों की कहाँ लगी। तो इन सभी का घटनाक्रम यहाँ दिया हुआ है, तो एक बार आप इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि आप इसे डाउनलोड करें। और यह कई बार सीधे पूछे, इसमें ईयर भी दिखा है, ईयर भी लिखा हुआ है, और स्टेट मतलब कि किस ज़िले में उन्होंने लगाया था अपना, किस स्थान पर अपनी फैक्ट्री लगाई थी। इन सभी चीज़ों की बखूबी बहुत अच्छे से चर्चा की गई, और इस तरह के मैप आपको कहीं भी जल्दी प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अभी हमारी बात यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि अब हमारा इतना ही टॉपिक था आज का। हम कल हम फिर आपसे मिलेंगे आगे के घटनाक्रम को लेकर के। तो आप से कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।